जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए आज आखिरी क्लास है और आज के इस क्लास में जीके जीएस के 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत करना। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने आज शाम 5 बजे की क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। इस क्लास में जीके जीएस के वन लाइनर फॉर्म में 200 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन कराया गया है। तो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को इसका भी अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है। और इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन को सही कर लेंगे। देखिए, पहले संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग है। ध्यान रखना है, मूल संविधान में अगर आपसे पूछे कितनी अनुसूचियां थी तो 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में भी 12 अनुसूचियां हैं। तो ध्यान रखना है, वर्तमान समय में 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो याद रखना है 25 भाग है। आगे देखिए, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 326 में। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक इसमें निर्वाचन संबंधी उपबंध बताए गए हैं। तो 326 जो है ये मत देने का अधिकार है। मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, 4 वैष्म पाए जाते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है। आगे देखिए, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। बच्चे को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, याद रखिएगा हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो बच्चे को जन्म लेने के बाद हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। फिर पोलियो याद रखना है। ऑप्शन ए में है चेचक। तो चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने। सभी को ध्यान रखना है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर कीजिए। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, दूध का उत्पादन होता है डेयरी फार्म में। विद्युत चुंबक बनाया जाता है। चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, नरम लोहे से विद्युत चुंबक बनाया जाता है। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो पहले आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। चलिए फटाफट से लाइक कीजिए।
आगे देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, चलिए आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह क्या है? तो याद रखिएगा ये है ऊर्जा का नियम। यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ऊर्जा का नियम। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन सीएसबीसी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, आंसर बताएंगे। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? तो यहाँ पर सभी का सही आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। निम्न में कौन सा तत्व है? चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए, निम्न में कौन सा तत्व है? तो यहाँ पर सही जवाब है हीरा। हीरा एक प्रकार का तत्व है, ध्यान रखना है। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो याद रखिएगा दाब जो है वो बढ़ेगा। यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बढ़ेगा। लोहे का जंग लगना ये किस प्रकार का परिवर्तन है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है यह रासायनिक परिवर्तन है। और यहाँ से पूछा जाता है कि जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है? तो याद रखना है लोहे का भार बढ़ जाता है। और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता देते हैं मेरा एक और चैनल है दिवाकर स्टडी IQ के नाम से, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर भी क्लास होती है और 14 मई के बाद उस पर भी रेगुलर क्लास चलेगा। आगे देखिए, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा CnH2n+2। ये क्या है? एल्केन का रासायनिक सूत्र है। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ई टोरिसेली। ये क्या है? बैरोमीटर के आविष्कारक है। ध्यान रखेंगे बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है, सिलचर, इम्फाल, कोहिमा या फिर डी गुवाहाटी? तो देखिए आंसर क्या होगा, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है सिलचर। यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन असम का सिलचर, ध्यान रखना है। हबनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर जो भी बच्चे आंसर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ये श्रीलंका में स्थित है ये बंदरगाह, ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए आंसर कीजिए 17 के लिए, डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा यहाँ पर सही जवाब है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और डेट्राइट ये कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे क्लास के नोट्स वहीं दिए गए हैं,
आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चलिए आप सभी 19 के लिए आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और देखिए आज के 70 प्रश्नों में से आप लोगों को कम से कम 60 से 65 प्रश्नों का सही आंसर करना है, तभी आपकी तैयारी बेहतरीन है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो याद कर लीजिए असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। निकोलो कोंटी नामक इटाली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो निकोलो कोंटी जो था ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है देवराय प्रथम। याद रखिएगा कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। और इनकी रचना है अमुक्तमाल्याद। पूछा जाता है अमुक्तमाल्याद ये किसकी रचना है? तो कृष्णदेव राय की रचना है। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो बहुत ही आसान प्रश्न है और बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं वाजिद अली शाह। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो याद रखिएगा ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। और असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 से, याद रखेंगे। और वापस कब लिया गया था? तो 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए रंगराजन कमेटी जो है ये 2005 में गठित की गई थी। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, कौन नहीं होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? तो राज्यपाल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल बनने के लिए उम्र सीमा क्या है? 35 वर्ष है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कपास से क्या बनाया जा रहा है? कपड़ा। तो कपड़ा बनाना क्या है? ये उद्योग में आता है। और उद्योग किस क्षेत्र में आता है? तो हमने आपको बताया था उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो सेवा क्षेत्र, याद रखेंगे। आगे देखिए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था?
तो यहाँ पर सही जवाब है चार्ल्स डार्विन। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है चार्ल्स डार्विन। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चलिए 30 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो याद रखिएगा चिकनी मिट्टी में। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है चिकनी मिट्टी में। जेनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है। चलिए 31 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। जेनर डायोड का प्रयोग किस में होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, वोल्टता नियंत्रक में प्रयोग किया जाता है जेनर डायोड का। आगे देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो देखिए पवन, सूर्य, जल ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। जबकि कोयला, पेट्रोलियम ये सभी क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है? चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? चिकनी मिट्टी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है चिकनी मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? चलिए 34 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? और देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स क्या है? तो याद रखिएगा चावल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 34 का? ऑप्शन सी, याद रखिएगा ग्लाइसिन, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आगे देखिए, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? चलिए 35 के लिए आंसर बताएंगे। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो याद रखिएगा पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? चलिए 36 के लिए आंसर बताएंगे। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड बीमारी के लिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है किसके संक्रमण को दर्शाता है विडाल टेस्ट। तो याद रखिएगा साल्मोनेला टाइफी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक होता है एलिसा टेस्ट, ये किसके लिए होता है? तो एड्स रोग की जांच के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम, याद रखिएगा मैग्नीशियम। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थिर होता है? चलिए 38 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थिर होता है? तो याद रखिएगा लगभग 36,000 किलोमीटर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है 36,000 किलोमीटर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर बताएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? ये है बरगद। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? चलिए 40 के लिए आंसर बताएंगे। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग होता है। O3 क्या है? तो ये ओजोन का अणुसूत्र है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन लेयर समताप मंडल में पाया जाता है। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं?
चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? चलिए 42 के लिए आंसर कीजिए। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं जीन, याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो मेंडल है। प्रारंभिक खाद्य नहीं है। चलिए 43 के लिए आंसर बताइए। इनमें से कौन प्रारंभिक खाद्य नहीं है? तो दूध, ये प्रारंभिक खाद्य नहीं है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या है? चलिए 44 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना है? तो 50 हर्ट्ज है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए बिल्कुल सही जवाब है, 50 हर्ट्ज। टिक्का रोग किससे संबंधित है? चलिए 45 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए हमने आपको बताया था खैरा रोग, ये किस फसल से संबंधित है? तो धान से संबंधित है खैरा रोग, और ये जिंक की कमी से होता है। तो यहाँ पे टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मूंगफली। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और टिक्का रोग ये कवक जनित रोग है। ट्राई बेसिक एसिड क्या है? चलिए 46 के लिए आंसर बताएंगे। ट्राई बेसिक एसिड क्या है? तो यहाँ पर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरिक अम्ल है। आगे देखिए, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? चलिए 47 के लिए आंसर बताएंगे। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा डी ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। और तीसरा जो समस्थानिक है H13, ये है ट्राइटियम, ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है नाइट्रोजन। साबुन का सह उत्पाद क्या है? चलिए 48 के लिए आंसर बताएंगे। साबुन का सह उत्पादक क्या है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ग्लिसरॉल। आगे देखिए, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? चलिए 49 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। देखिए, कान में कुल 6 हड्डियां होती है। एक कान में 3, दूसरे कान में 3। तो कौन कौन सी हड्डी है? तो देखिए, मेलियस होता है, इनकस भी होता है, स्टेपिस भी होता है, लेकिन हैमेट नहीं होता है। और ये जो स्टेपिस है ये सबसे छोटी हड्डी है। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। और सबसे मजबूत मैंडिबल, जो कि जबड़े में होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? चलिए आप सभी 50 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑर्थोपोडा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? चलिए 51 के लिए आंसर कीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत ग्रंथि है, लेकिन मिश्रित ग्रंथि पूछे सबसे बड़ी तो ये है अग्नाशय। यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, अग्नाशय। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं? चलिए 52 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल हैं? तो याद रखिएगा ये है पी ब्लॉक। इस तरह से होता है पी ब्लॉक।
यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? चलिए 53 के लिए आंसर कीजिए। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर सही जवाब है हीलियम। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और न्यूनतम पूछे तो सीजियम, दोनों को याद रखना है। यहाँ फ्लोरीन नहीं होगा। देखिए क्या है, आयनन विभव वाला तत्व। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए पहले भी हमने आपको बताया था लगभग 2.8 होता है। रक्त का पूछे तो 7.4 होता है। शुद्ध जल का पूछे तो 7 होता है जो कि उदासीन होता है। साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है? तो यहाँ पर सही जवाब है पायसीकरण द्वारा। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है पायसीकरण। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए 56 के लिए आंसर बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा लंदन में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है लंदन। और लंदन ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम क्या है? तो इटली की राजधानी रोम है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और स्विट्जरलैंड में है जेनेवा। राजधानी नहीं है। जेनेवा में किसका मुख्यालय है? WHO का मुख्यालय है। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया? तो देखिए यहाँ पे दिल्ली में बताना है जो मोती मस्जिद है ये बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? देखिए यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है मुद्रा राक्षस ये किसके द्वारा रचित है? तो विशाख दत्त द्वारा। और ये कौन सी भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही 1881 में भारत में जनगणना होती है 10 के आधार पर, जबकि भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति होती है। और इसी के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, यानी पास हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हुआ था 1856 में। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है, यानी पेंसिल लेड जो है ये किससे बना होता है? तो यहाँ पर सही जवाब है ये बना होता है ग्रेफाइट से। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है ग्रेफाइट। जीवाश्म ईंधन को जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? चलिए 62 के लिए आंसर बताएंगे। जीवाश्म ईंधन को जलने से निकलने वाली गैस है, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? चलिए 63 के लिए आंसर कीजिए। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो याद कर लेंगे, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है द्विनाम पद्धति के जनक। सही जवाब है सी ऑप्शन। वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? चलिए 64 के लिए आंसर बताएंगे।
और वर्गीकी के पिता कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। और वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? तो स्पीसीज। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। चलिए 65 के लिए आंसर बताएंगे। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है तो याद रखिएगा अस्थियों और दांतों में पाया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? चलिए 66 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला पूछा जा रहा है तो आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा नहीं होगा। कपास की पैदावार किसमें अच्छी होती है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। हमने आपको काफ़ी बार बताया है कपास की जो सर्वाधिक खेती है काली मिट्टी में होती है, इसलिए इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और इसका अन्य नाम है रेगुर मृदा। और इसका सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में। विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो देखिए विश्व खाद्य दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को नाम दिया गया है यूरो। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भरत है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।